नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सेल्फ गोल करने में माहिर कांग्रेस अब कर्नाटक में भी हिट विकेट हो गई है। कल मंगलवार के दिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन ऐलान ऐसा किया कि उसी का अमंगल हो गया। बजरंग दल की पीएफआई से तुलना और बजरंग दल पर बैन की मांग के साथ ही कांग्रेस की नो बॉल पर बीजेपी को जोरदार शॉट मारने का मौका मिल गया। मोदी ने भी कांग्रेस पर ऐसी चोट मारी कि उसकी गूंज कर्नाटक से होते हुए 24 तक सुनाई देगी। बजरंग दल पर बैन की बात कर कांग्रेस ने फिर एक बार मुस्लिम वोट बैंक को खींचने की कोशिश की है। अब बीजेपी कहेगी कि बजरंग बली के भक्तों को कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कांग्रेस की यह गलती एक चुनाव नहीं, आने वाली कई चुनावों में उसे हराएगी? क्या कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ से जाएगा और क्या 2024 का चुनाव भी उसके हाथों से निकल चुका है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। बजरंग बली और बजरंग दल। बजरंग दल का मतलब क्या है? मतलब है बजरंग का दल। आज यही बजरंग दल ट्रेंड कर रहा है। देश का कोना कोना जय बजरंग बली पर क्यों रिएक्ट कर रहा है? जवाब इन दो तस्वीरों में है। मंगलवार को 4 घंटे के अंतराल में 2 पिक्चर देश ने देखी। सुबह 9:30 बजे कर्नाटक के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ। दोपहर करीब 1:30 बजे कर्नाटक में मोदी की चुनावी रैली हुई। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा, अगर कर्नाटक जीता तो बजरंग बली के दल यानी बजरंग दल पर बैन लगेगा। यानी मंगल के दिन कांग्रेस ने बजरंग बली के दल बजरंग दल को लेकर अपने अमंगल विचार फिट कर दिए। बीजेपी यही कह रही है। जवाब में मोदी ने क्या किया? मोदी ने 23 और 24 का पूरा समीकरण ही सेट कर दिया। आज से पहले तक मोदी के पास 24 के लिए सिर्फ राम मंदिर था, मगर अब मोदी के पास बजरंग बली भी आ गए। तो क्या जय श्री राम प्लस जय हनुमान अब यही है 2024 के लिए मोदी का अचूक बाण? और आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मोदी ने राम और हनुमान दोनों को एक साथ जोड़ा। याद रहे, राम मंदिर का ताला खुलने के बाद ही बीजेपी ने टेक ऑफ किया था और अब 24 से पहले उसमें हनुमान जी भी आ गए हैं। बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि कांग्रेस को जय श्री राम के नारे पर आपत्ति है। वो राम के वजूद पर सवाल खड़े कर चुकी है और अब मंगलवार के दिन बजरंग बली का अपमान करके कांग्रेस पीएफआई को बचाना चाहती है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी को कांग्रेस एक बार फिर से प्रमोट कर रही है। और यह बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो से क्लियर है। वो जबरदस्ती बजरंग दल और पीएफआई को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में संकल्प लेती है कि अगर उसने कर्नाटक जीता तो बजरंग दल और पीएफआई दोनों पर बैन लगाएगी, मगर ये नहीं बताती कि पीएफआई पर तो पहले से ही 5 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है और यह बैन देश के गृह मंत्रालय ने लगा रखा है।
यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि वो पीएफआई को बचाने के लिए बजरंग दल को टारगेट पर लेना चाहती है, उसे बैन करना चाहती है। पीएफआई को बैन करने के लिए गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। पीएफआई कितना खतरनाक कट्टरपंथी संगठन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उससे जुड़े लोग सिमी के लिए काम कर चुके हैं। बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन से इसके कनेक्शन हैं, यहां तक कि आतंकी संगठन आईएसआईएस भी इससे कनेक्टेड है। यानी बजरंग दल को पीएफआई से जोड़कर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शुद्ध रूप से तुष्टीकरण वाली स्क्रिप्ट फिट कर दी है और इसका नुकसान होना तय है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने वाली स्क्रिप्ट ही मुसलमानों को खुश करने के लिए लिखी है। मुसलमानों को 4% आरक्षण और इस तरह तुष्टीकरण, कांग्रेस ने मोदी को वो मुद्दा दे दिया है जो अब 2024 तक चलेगा। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। कर्नाटक का चुनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां दोनों तरफ एक डिवीजन लाइन खींच गई है। कांग्रेस की लाइन है पीएफआई, मुस्लिम आरक्षण, फुल ऑन तुष्टीकरण, एंटी हिंदू लाइन और लेंथ, जबकि बीजेपी की लाइन है हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल और हिंदुओं को एकजुट करने का मिशन। कर्नाटक के 84% हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए मोदी को सबसे बड़ा हथियार खुद कांग्रेस ने ही दे दिया है। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। एक वर्ग को खुश करने का तरीका देखिए। कांग्रेस जिस दिन अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर एक्शन का वादा करती है, उसी दिन राहुल की फोटो लगाकर यह भी लिखती है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। और यह भी कोई संयोग नहीं हो सकता, कोई सियासी प्रयोग ही लगता है कि उसी दिन राहुल योगियों के बीच जाते हैं, पंचामसली जगतगुरु पीठ पहुंच जाते हैं, स्वामी वचानंदा का आशीर्वाद लेते हैं और लिंगायत समुदाय का वोट खींचने वाला कार्ड खेलते हैं। लेकिन बजरंग दल को बैन करने का संकल्प लेकर कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। राहुल ने यह सब कुछ कर्नाटक के 13% मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया है। ये 13% मुस्लिम कर्नाटक की 40 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। 70 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी अहम रोल प्ले करती है। इन 70 सेगमेंट में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन 13% के चक्कर में कांग्रेस कर्नाटक के 87% हिंदुओं को नाराज कर बैठी है। यह लड़ाई कर्नाटक से शुरू हुई है और तय मानिए मोदी इसे 2024 तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने जय श्री राम के साथ साथ
बजरंग बली का अपमान कैसे किया, सब पब्लिक को बताएंगे। मोदी ने इसकी शुरुआत अभी से कर दी है। बाटला हाउस के बहाने कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की पोल एक बार फिर खोल दी है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। कांग्रेस का इकोसिस्टम इस वक्त दो चीजों से ऑब्सेस्ड दिख रहा है। नंबर 1 मुस्लिम वोट बैंक और नंबर 2 नरेंद्र मोदी। राहुल और प्रियंका अपनी चुनावी सभाओं में मोदी को नसीहत दे रहे हैं, किस पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है, इसकी सलाह दे रहे हैं। मगर ऐसा करते हुए हर 5 मिनट में मोदी मोदी ही कर रहे हैं। मोदी कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियां गिना रहे हैं तो कांग्रेस के नेता उसे वक्त की बर्बादी बता रहे हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद भी यही टेप बजा रहे हैं। अब तक 91, अब तक 92 इसी की लिस्ट दिखा रहे हैं। मोदी सब नोट करते रहते हैं, तभी तो कांग्रेस के नेता एक लोकेशन पर जैसे ही कुछ कहते हैं और दूसरे लोकेशन पर आते ही मोदी सबको एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे कांग्रेस एक तबके का वोट पाने के चक्कर में तुष्टीकरण वाले जाल में फंस चुकी है, जबकि दूसरी तरफ यह बीजेपी के लिए वोटों के ध्रुवीकरण का सबसे सॉलिड हथियार बन चुका है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बीजेपी पीएफआई का जिक्र तो कई रैलियों में कर रही थी, मगर अब कांग्रेस ने बजरंग दल को मुद्दा बनाकर बीजेपी को एक और ऑक्सीजन दे दिया है। एक तरह से कर्नाटक की 224 सीटों का पूरा गेम चेंज होता दिख रहा है। आप मुझे बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। और सुरक्षित कर्नाटक केवल और केवल प्रधानी नरेंद्र मोदी बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। और यह सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, असर तो यूपी में भी दिखने लगा है, बंगाल में भी दिख रहा है। तुष्टीकरण वाले सिंपैथाइजर्स दोनों लोकेशंस पर मौजूद हैं। इनमें अखिलेश भी हैं और ममता भी। तभी तो ममता ने मंगलवार को एनआरसी वाला कार्ड खेल दिया। 24 में मोदी को हटाने के लिए एक बार फिर सबको इकट्ठा होने को कह दिया। एक देश में परिवर्तन होना जरूरी है। अगला इलेक्शन होगा परिवर्तन का इलेक्शन, जो 2024 में है दिल्ली में। अगर 12 साल में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, एक झूठा गवर्नमेंट, एक अत्याचारी गवर्नमेंट के खिलाफ में जो पूरा संहार किया था जनता को, तो 10 साल हो गया एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाया, खाली उसका इतिहास बदल दिया, उसका
जुमला पॉलिटिक्स किया, अत्याचार किया, संत्रास किया, नोटबंदी किया, एनआरसी का नाम पे अभी भी एनआरसी का नोटिस जारी किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।